हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पीवाईक्यू सीरीज में पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिसमें पंचायतों को विधि बनाने की शक्तियां प्रदान की गई है। ये पंचायत राज अधिनियम से संबंधित है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 12वीं सूची में 18 कार्य जो है वो नगर पालिकाओं को सौंपे गए हैं, ना कि पंचायतों को, तो ये गलत हो जाएगा। और इसी तरह संविधान की 11वीं सूची में 29 कार्य जो है वो पंचायतों को सौंपे गए हैं, ना कि नगर पालिकाओं को, तो ये एक्सचेंज कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो दोनों ही गलत है, तो सी हमारे पास राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक के अंतर्गत गठित किया गया था, तो ये 1995 में गठित किया गया था। अनुसूचित जनजाति आयोग धारा 25 के तहत वर्ष 1995 में। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पैसा अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पैसा एक्ट है 1996, ये मध्य प्रदेश में लागू हुआ है नवंबर 2022, 15 नवंबर 2022 जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में इसको लागू किया गया है। राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन तीनों की उपस्थिति में इसको लागू किया गया है। तो पैसा अधिनियम संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है, भाग 9 ए के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि पंचायतों से संबंधित है, तो ये भाग 9 में आता है, 9 ए में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। यह पंचायतों से संबंधित है, तो एकदम सही है। यह स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, ये भी सही है। स्वशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम सभा की भूमिका पर जोर देता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी सही है, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। मध्य प्रदेश में सुमन कार्यक्रम जो है ये भी गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार फ्रंट रनर या फ्रंट स्तर श्रेणी में नहीं है? तो उच्च रोजगार या अच्छा रोजगार, आर्थिक विकास जो है ये हमारे पास इसको स्कोर मिला है 49, ये परफॉर्मर श्रेणी में आता है, फ्रंट रनर में नहीं आता है। जबकि गरीबी और स्वच्छ जल, स्वच्छता और भूमि जीवन लक्ष्य 1, 6 और 15 ये कहाँ आते हैं? फ्रंट स्तर में आते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल को अपने कार्यभार ग्रहण किया था और उन्हें प्रदेश के मुख्याधीश राज्यपाल की शपथ दिलाई थी। देखिए, जो मंगूभाई पटेल है वो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, जो कि गुजरात नवसारी में इनका जन्म हुआ है। और इनको मोहम्मद रफीक, जो मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा 8 जुलाई 2021 में इनको पद ग्रहण करवाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय वल्लभ भवन की आधारशिला किसने रखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी 1958 में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और शंकर दयाल शर्मा जो है उन्होंने उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी भवन, जहाँ पे विधानसभा लगती है। पहले मिंटो हॉल में लगती थी और 1996 के बाद से इंदिरा गांधी भवन में लगती है। वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत थी? तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो 77.4 थी, जो औसत राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, उसकी तुलना में। निम्नलिखित उत्पादों को उनके संबंधित स्थानों से मिलाएं। तो इसमें दादरवाड़ा तुअर दाल जो है, तुअर दाल किससे संबंधित है? नरसिंहपुर जिले से संबंधित है तुअर दाल, तो ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट ही आएगा। उसके बाद कुंभराज धनिया जो है ओडीओपी किसको मिला है? ये मिला है गुना को, तो फर्स्ट का आएगा थर्ड। कुंभराज धनिया जो है गुना से संबंधित है।
और वीर शंकर चावल की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सिवनी से। और वहीं चिन्नौर चावल की बात करें तो चिन्नौर चावल किससे संबंधित है? बालाघाट जिले से संबंधित है। और चिन्नौर चावल जो है बालाघाट महाकौशल क्षेत्र में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। देखिए, जो हमारे पास 2025-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो चालू कीमतों पर कितनी है? चालू कीमतों पर मतलब प्रचलित भाव पर 1,6950 है। वहीं अगर हम स्थिर भाव की बात करें, स्थिर भाव की बात करें तो स्थिर भाव पर है 76,971 रुपये मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2025-26 के सर्वेक्षण के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार 2030 तक कितने रोजगार सृजित किए जाएंगे? तो 20 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। 20 लाख मतलब 2 मिलियन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट हो जाएगा। भारत के किस 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने BWF वर्ल्ड टूर US ओपन सुपर 300 2025 का खिताब विश्व के तीसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो आयुष शेट्टी को मिला है ये खिताब। इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरणीय वर्गीकरण के संदर्भ में यदि किसी पर्यावरण को अनिश्चित कहा जाता है तो उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि यह हमेशा आंशिक रूप से प्रेक्षित होता है या निर्धारक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? तो 1989 में टिम बर्नर ली द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गादली नृत्य जो है वो किससे संबंधित है? गादली नृत्य कोरकू जनजाति से संबंधित है जो कि रावण का वंशज मानती है स्वयं को और मेघनाथ पर्व मनाती है, खम्ब स्वांग करती है। और थापटी नृत्य जो है वो भी इन्हीं का है। गादली और थापटी नृत्य दोनों ही इसका है कोरकू जनजाति का। वहीं अगर हम अगरिया की बात करें तो ये गोंड जनजाति की एक उपजाति है जिनके प्रमुख देवता लोहासुर है और ये लौह शिल्प का कार्य करती है। तो बैतूल जिले में पाई जाती है प्रमुख रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेल्थ फ्रिगेट जहाज भारतीय नौसेना को 1 जुलाई 2025 को सौंपा गया? तो INS उदयगिरी जो है वो नौसेना को सौंपा गया है। मंगल दिवस योजना मध्य प्रदेश के शासन के किस विभाग से संबंधित है? तो ये मंगल दिवस जो है महिला बाल विकास विभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के चिकित्सक थे बुधेंद्र कुमार। वहीं जगदीश जोशीला की बात करें तो इनको मिला है 2025 में साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो 2025 वाले तो अब नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो भी आप पढ़ लेना। मैं 2026 के बता देती हूँ। 2026 में 4 व्यक्तित्व को मिला है पद्मश्री अवार्ड, जिसमें से पहले आते हैं मोहन नागर जिनको सामाजिक कार्य करने के क्षेत्र में मिला है। जल से संबंधित सेवाओं में काफी टाइम से लगे हुए हैं ये। इनको जल शक्ति विभाग द्वारा 2019 और 2022 में भी कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए थे, मोहन नागर। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कैलाश चंद्र पंत जो है इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में। और जनपथ जो है इनकी एक साहित्य से रिलेटेड पत्रिका है। तीसरा आ जाता है नारायण व्यास जो है इनको मिला है पुरातत्व विभाग से है। ये पुरातत्व विभाग के क्षेत्र में मिला है इनको। बहुत सारी जो विश्व धरोहर स्थल है उनके संरक्षण में इन्होंने कार्य किया है। वहीं फोर्थ आ जाता है भगवान दास जो है इनको मार्शल आर्ट
बुंदेलखंड से है ये, सागर से मार्शल आर्ट खेल के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है 2026 का। तो 2026 के पद्मश्री ये 4 व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 में किस विधा में स्वर्ण पदक जीता था? तो इन्होंने 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड गोताखोरी में जीता था। एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशंस का सही क्रम क्या होता है? तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लाउड पर्यावरण में रैपिड इलास्टिसिटी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ऑटोमेशन और ऑर्केस्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है रैपिड इलास्टिसिटी प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मलाज खंड किससे संबंधित है? तो मलाज खंड जो है बालाघाट में तांबा नगरी के नाम से जानी जाती है। तो मलाज खंड जो है वो बालाघाट में है। वहीं अगर हम बात करें सीधी में, तो सीधी में है परकोटा और सिंगरौली में है पीपरी। पीपरी परकोटा जो है किससे संबंधित है? कोरंडम से संबंधित। कोरंडम जो खनिज है वो पाया जाता है। बाकी कटनी की बात करें तो कटनी में है इमलिया, इमलिया खदान जो कि सोने की है। और विजय राघवगढ़ और कन्हरा घाटी जो है वो लोहा इसके से संबंधित है कटनी में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो अगर ओवरऑल जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 था हमारे पास मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। डिंडोरी जिला जो है उसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व था और भोपाल का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमसा कुंड से निकलती है? तो टोंस नदी का अन्य नाम तमसा है, तो तमसा कुंड से हमने निकलती है टोंस नदी कैमूर श्रेणी से। तमसा नदी जो है ये एक ऐसी नदी है जिसपे सर्वाधिक जलप्रपात है, या इसकी सहायक नदियों द्वारा बहुत सुंदर सुंदर जलप्रपात देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है सोलर नदी। सोलर जो है वो बीहड़ नदी की सहायक नदी है और बीहड़ जो है वो टोंस नदी की सहायक नदी है। तो बीहड़ नदी पर 198 मीटर ऊंचा जलप्रपात है बहूटी जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वहीं बात करें क्योटी जलप्रपात की, तो ये टोंस की सहायक नदी है, महाना नदी या जाता है रीवा में। क्योटी महाना नदी पर स्थित है। वहीं बात करें पियावन और चचाई, पियावन और चचाई जो है ये कौन सी नदी पर है? ये भी बीहड़ नदी पर है, बीहड़ नदी पर स्थित है। टोंस नदी की सहायक नदियां हैं ये भी। और एक बात करें पूर्वा जलप्रपात, ये टोंस नदी पर ही है पूर्वा जलप्रपात, ठीक है। वहीं केन नदी की बात करें तो केन नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है, सबसे सुंदर नदी केन नदी। ताप्ती नदी जो है वो नर्मदा के समांतर बहती है, बैतूल जिले से निकलती हुई खंभात की खाड़ी में जाती है। सोन नदी जो है, सोन नदी गंगा नदी में जाती है, गंगा नदी की सहायक नदी है। और इसी पे हमारे पास बाण सागर परियोजना है, जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी निकलती है इंदौर जिले के महू तहसील के जानापाव पहाड़ी, जो कि मालवा की दूसरी ऊंची चोटी है, 854 मीटर ऊंची। इसी से निकलती है चंबल नदी। और चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करके उत्तरी सीमा बनाती है, मतलब पश्चिमी सीमा बनाते हुए उत्तर में यमुना में जाके मिल जाती है इटावा शहर में। और ये करती है अवनालिका अपरदन, जिसके कारण की बीहड़ों का निर्माण होता है। तो सबसे सर्वाधिक बीहड़ प्रवाहित क्षेत्र जो है वो ये है श्योपुर, मुरैना और भिंड। सिंचाई एवं जल आपूर्ति हेतु बनाई गई माही परियोजना किन जिलों की है? तो माही नदी की बात करें तो माही नदी निकलती है धार जिले के मिंटा गांव से निकलती है। और मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई वापस गुजरात में आगे खंभात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। तो इस परियोजना से संबंधित जो 2 जिले हैं वो है धार और झाबुआ। और माही नदी जो है इसको बोला जाता है आदिवासी की गंगा।
आदिवासी की गंगा। और इसी की सहायक नदियां हैं सोम, जाखम और एक खुद माही नदी। इसके संगम पर लगता है बाणेश्वर धाम का मेला राजस्थान में, बाणेश्वर मेला, जो कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में है? तो सतपुड़ा जो है वो 3 भागों में विभाजित है, पश्चिमी राजपीपला, मध्य महादेव और सबसे पूर्वी और सबसे चौड़ा भाग जो है वो हो जाता है मेकल। तो महादेव पर्वत श्रृंखला मध्य में आती है और इसी में आती है धूपगढ़ चोटी जो कि 1350 मीटर ऊंचाई की है। तो यह आ जाती है महादेव श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये हुआ है बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी, कालीभीत पहाड़ी, मुल्ताई तहसील। और मुल्ताई का नाम अब रख दिया है मूलतापी, 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 मुल्ताई तहसील से निकलती है ताप्ती नदी, जिसका 65,000 प्लस किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका अपवाद क्षेत्र है। ये भी किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना, देखिए हरसिप जो है वो बेतवा नदी की सहायक नदी है, सॉरी बेतवा नहीं, पार्वती नदी पर स्थित है, जो कि हरसी परियोजना जो है वो पार्वती नदी पर स्थित है, जो कि आष्टा तहसील सीहोर जिले से निकलती है, चंबल की सहायक नदी है। तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश की है। भांडेर और राजघाट की बात करें तो भांडेर और राजघाट दोनों ही जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो कि बेतवा नदी पर है। भांडेर भी आती है बेतवा नदी की सहायक नदी पे, और राजघाट परियोजना है जिसका अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई जल परियोजना, जो कि अशोकनगर और यूपी के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। ठीक है, बाकी सिंध परियोजना की बात करें तो ये तो शिवपुरी मध्य प्रदेश की अकेली परियोजना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है अनूपपुर जिले में, अनूपपुर में आ जाता है। और इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो हालांकि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था एग्जाम में से, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनूपपुर। मध्य प्रदेश का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन सा है? तो प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिले की बात करें तो कौन सा है? शहडोल है। बाकी बैक्साइट के लिए मेहर का पठार, तालाबोनी, मालतीगढ़, मालतीगढ़ और मुंडी दरार, ये प्रमुख खदानें हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, जनजातीय क्रांतिकारी भभूत सिंह जागीरदारी मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो भभूत सिंह जो है ये नर्मदापुरम से थे, और पंचमढ़ी में स्थित पंचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम बदलकर हाल ही में भभूत सिंह अभ्यारण्य रख दिया गया है। ठीक है, तो ये देख लेना आप। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम की अनुसूचित जनजातीय आबादी कितनी होनी चाहिए? तो ये धरती आबा परियोजना के अंतर्गत कम से कम 50% आबादी SC/ST कैटेगरी की होनी चाहिए उस क्षेत्र में, तभी उनको लाभ मिल पाएगा इस योजना का। वन अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो 2008 1 जनवरी 2008 को ये नियम लागू किया गया था, और इसका जो नोडल ऑफिसर है वो किसके अंतर्गत आता है? जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आता है इसका कार्य। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पे है? तो जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान जो है भोपाल में है। वहीं बात करें राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र या संस्थान, ये कहाँ पे है? जबलपुर में। वहीं जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पे? भोपाल में। जनजातीय बोलियां एवं हिंदी माध्यम से प्रसारित वन्य सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन इनमें से किस शहर में नहीं होता है? तो मेघनगर जो है भील जनजाति से संबंधित है, झाबुआ में आ जाता है। अलीराजपुर भील जनजाति से संबंधित है, भाबरा, भाबरा अलीराजपुर में है। उसके बाद जिसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया है। खानवा जो है वो खंडवा में है।
भी भील जनजाति से संबंधित है। बेहर जो है ये तो बॉक्साइट की खदान का नाम है, बेहर की खदान, बेहर का पठार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास रेडियो केंद्र नहीं है। कोल जनजाति का निवास मुख्यतः कहाँ है? कोल आप आ सकते हो, कोल मतलब कोयला, तो कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में कहाँ पे? बघेलखंड में। तो कोल जनजाति भी कहाँ पे? बघेलखंड में है। बाकी रीवा, रीवा में ये अपना मूल स्थान मानती है, रीवा जिले में मूल स्थान है इनका। बाकी चंबल क्षेत्र की बात करें तो चंबल क्षेत्र में पाई जाती है सहरिया जनजाति, चंबल में से पाई जाती है सहरिया जनजाति। श्योपुर में सहरिया जनजाति का संग्रहालय भी है। निमाड़ की बात करें तो यह रहता है खंडवा खरगोन, अलीराजपुर साइड, तो यहाँ पे मिल जाएगी भील जनजाति, भील भिलाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 के नियम 16 के अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। और इसी के साथ साथ जो 244(1) में एसटी जनजाति के लिए ट्राइब एडवाइजरी काउंसिलिंग जो सलाहकार परिषद बनाने का विवरण है, तो उसकी जो अध्यक्षता है वो भी कौन करता है? वो भी मुख्यमंत्री करता है, सीएम करते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम 20 सदस्य होने चाहिए। और ये मध्य प्रदेश सहित टोटल 10 राज्यों में चल रही है परियोजना, या फिर बोल सकते हैं ट्राइब एडवाइजरी काउंसिलिंग की सुविधा। वर्ष 2025 में किस जनजातीय वर्ष उत्सव को मध्य प्रदेश का शासन द्वारा राजकीय पर्व या उत्सव घोषित किया गया है? तो भगोरिया जो है भील जनजाति का है, इसको राजकीय पर्व घोषित कर दिया गया है। वहीं बात करें गोटमार की, तो ये जोबट नदी के किनारे, जोबट ताप्ती की सहायक नदी है, जोबट नदी के किनारे पांडुरना, पहले छिंदवाड़ा था, पांडुरना में लगता है ये मेला। मेघनाथ पर्व बताया था मैंने, कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है, खम्बस्वांग करती है। उसके बाद कर्मा जो है ये लोक नृत्यों का राजा है, गोंड जनजाति से संबंधित है। आईओटी मॉडल का कौन सा स्तर संचार और प्रोसेसिंग यूनिट में संबंधित है? तो संचार से संबंधित है संयोजकता स्तर 2। प्रसिद्ध गोंड दुर्ग देवगढ़ किस जिले में स्थित है? तो देवगढ़ के गोंड जो है वो छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रतिहारों के पतन के पश्चात जिजाक भुक्ति में कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा? जिजाक भुक्ति मतलब कि बुंदेलखंड। और चंदेल शासक जयशक्ति का एक नाम था जेजा, उसके नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम रखा गया था जेजाक भुक्ति। तो प्रतिहारों के बाद कौन आया था? चंदेल। 1980 में जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा स्थापित किया गया था, तो वन्या प्रकाशन जो है रेडियो संचार व्यवस्था इसके तहत आती है, तो 1980 में वन्य प्रकाशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस स्थान से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए? तो सांची जो है ये रायसेन जिले में आता है, यहाँ से तो प्राप्त हुए ही है, सांची स्तूप सबसे प्रमुख है। गुर्जरा अभिलेख दतिया देवनाम प्रियदर्शनी नाम है। सीहोर का पनगुड़ाड़िया सारूमारू अभिलेख। सागर का जो हमारे पास एरंड से मिला है स्वभोगनगर, सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, ये गुप्त काल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास अशोक से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर इसकी खोज किसने की थी? 1873 में अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा इसकी खोज की गई थी। और भरूच, इसी के साथ साथ 1873 में अलेक्जेंडर द्वारा ही भरूच स्तूप जो सतना में स्थित है अशोक से संबंधित, उसकी खोज भी की गई थी, तो ये तो सही है, जबलपुर में है तिगवा का शिव मंदिर। खरवई प्रागैतिहासिक शैल चित्र, ये भी सही है। नचना कुठार पार्वती पन्ना में स्थित है, गुप्तकालीन मंदिर है। भूमरा का शिव मंदिर है जो कि कहाँ पे? सतना में। तो ये रामगुप्त का अभिलेख से संबंधित नहीं है, रामगुप्त का अभिलेख तो है विदिशा से संबंधित है, उदयगिरी की गुफाएं जो है उसकी जो पहली गुफा है उसमें मिला है रामगुप्त का अभिलेख, तो उसमें भूमरा शिव मंदिर आएगा, रामगुप्त अभिलेख नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं था।
मत्त मयूर संप्रदाय का संबंध किससे है? देखो मत्त मयूर जो है, मयूर वन जो है मुरैना का पुराना नाम है। मयूर वन जो है मुरैना का पुराना नाम है। और मुरैना में एक काकना मठ मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, एक 64 योगिनी मंदिर है जो कि संसद भवन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कच्छप घात वंश ने बनवाया था। तो वो जो कच्छप घात वंश है वो शैव संप्रदाय के मान्यता थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी वैष्णव की बात करें तो वैष्णव धर्म से संबंधित है विदिशा का शुंग वंश में भागमित्र के समय में आया हुआ हेलियोडोरस स्तंभ या खाम बाबा भी बोलते हैं इसको, ये वैष्णव से संबंधित है। कौन सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? कायथा जो है ये तो उज्जैन में आता है। विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की है काली सिंध नदी के किनारे। उसके बाद नौदा टोली जो है वो महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे आता है खरगोन में, जिसकी खोज की है एच.टी. सांकलिया ने। एरन जो है वो आता है सागर, सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले यहाँ से। इनाम गांव जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं आता है। तो ताम्रपाषाण कालीन नगरी इनाम गांव जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। अकबर के आक्रमण के समय असीरगढ़ का दुर्ग किस वंश के अधिकार में था? तो ये फारूकी वंश के अधिकार में था उस समय। और असीरगढ़ का दुर्ग जो है इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं और ये अकबर की अंतिम विजय है। 1854 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को मालवा में सम्मिलित किसने किया था? किसका निर्माण हुआ था? तो 1854 में सेंट्रल इंडिया एजेंसी मध्य भारत प्रांत बनाया गया था, बुंदेलखंड बघेलखंड को मिला गया। गोंडकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ गणेश नृपवर्णनम एवं राम विजय महाकाव्य किसके द्वारा लिखे गए? ये लिखे गए हैं रूपनाथ झा के द्वारा। और इसमें संग्राम शाह जो है गोंड शासक, उनको कहा गया है 52 गणाधिपति, मतलब 52 गढ़ों के राजा। ठीक है, अब आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और इसी तरह बाकी एमपीपीएससी के पार्ट ए अलग अलग एग्जाम में आए हुए जो पेपर हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।